पिछले एपिसोड में आपने देखा रिलेशनशिप वो सिचुएशन है, सब पे सवार होना है। टिंडर पर लड़की से मिला, ये खुलासा तब हुआ जब उस लड़के ने पुलिस कंप्लेन की थी। उसको लड़की ने टिंडर पर डेट के लिए बुलाया उस कैफे में दिल्ली में, और वो गया, उससे मिला, कुछ छोटी मोटी जो नॉर्मल चीज़ें ऑर्डर करनी होती, नॉर्मल चीज़ें उसने ऑर्डर की, और बिल 1,20,000 रुपए का आया, है ना। और लाइक मैं शिवानी के लिए भी कहूँगी कि शिवानी भी जो है, हम लोग आज बातें कर रहे हैं लड़कियों को लेकर, लेकिन मैं क्यों बात कर रही हूँ शिवानी से, क्योंकि शिवानी अपने लिए, खुद के लिए पूरी मेहनत करती है। भले वो अब हिडन जेम में भी सामने नहीं फेमस हुई है। साथ चलो मगर किसी का बोझ मत बनो, बस इतने कॉन्सेप्ट है। ये एक नया बिजनेस चल रहा भाई, टिंडर पर, बम्बल पर आईडी बनाओ, लड़के को डेट पे बुलाओ। तुम्हें अकल नहीं आ रही है तो कोई क्या कर सकता है। और पर तुम आईएएस तैयारी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बना रहे हो, ये तो रॉकेट साइंस है। मैं तो नहीं स्कूटी चलाती हूँ, ये रॉकेट साइंस है। दो पैर ऐसे क्यों चलते हैं लड़कियों के? इधर जाएगी या इधर जाएगी, इंडिकेट तो पता नहीं है। भी एल लिखो, डबल एल तुम्हारे कब लग जाए तुम्हें नहीं पता। एल डबल लर्निंग। अब देखते हैं आगे। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है, गजल नहीं। चल बे बंद कर, क्या कर। सुकून और शरारत विद रफत। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना। नहीं अदिति शीतल है। मतलब ये जो सड़क पर डांस करने का ट्रेंड निकला है ना, सड़क पर डांस करके रील बनाना, हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत ही उम्दा ख्याल है, मजा आ जाती है देखकर, है ना। बहुत मतलब बोर हो रहे हो आप, किसी का इंतजार कर रहे हो, सड़क पर नाचते हुए लोगों को देख लो, मन प्रसन्न हो जाता है। मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, बीच ट्रैफिक में रील बन रही है, डांस कर रहा है, बीच चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस इतनी एक्टिव नहीं है जितना रील बनाने वाले एक्टिव है। पूरा ट्रैफिक रोक रखा है। हाँ। तो इनके लिए कुछ नया प्रथा चालू करनी चाहिए, कुछ नया नियम आना चाहिए। अरे तो मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है तो पहली बात तो नगर निगम वालों को ध्यान रखना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अरे गाड़ी वाला आया, आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी है ना। और दूसरा परिवहन निगम वालों को, उनको देखना चाहिए ना कि कौन सी गाड़ी कहाँ रुकी है, किस वजह से रुकी है, कौन अपना टैलेंट दिखा रहा है। तो दोनों को मिलके काम करना चाहिए। इन पर एक नया तरीके का चालान भी लगाना चाहिए। हाँ, जितने फॉलोवर्स उतने का चालान। मजा आ जाएगी, पैसा ही पैसा। परिवहन निगम को एक नया चालान जारी करना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हर तरह के जुर्म ट्रैफिक में जो होते हैं उस पर चालान है, वैसे ही ट्रैफिक रुक अगर किसी की वजह से रुक रहा है रील बनाने की वजह से, तो उनका एक नया चालान आना चाहिए। जितने फॉलोवर्स हैं उतने उनके चालान का प्राइस होना चाहिए। अरे बहुत पैसा। अगर उनके 1 मिलियन फॉलोवर है तो 1 लाख रुपए आपके जेब में, ये रहा। 1 मिलियन 1 लाख होता है। 10 लाख सॉरी, मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैथ थोड़ी कमजोर है। को पैसा बर्बाद। तो मुझे लगता है कि इस केस में परिवहन निगम और नगर निगम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। परिवहन निगम को चालान लगाना चाहिए जो सड़क पर रील बनाने के लिए डांस कर रहे हैं। और नगर निगम वालों को अपना कचरा साफ करना चाहिए। हाँ, नगर निगम वालों को एक नया गाना बनाना चाहिए उसके लिए, जैसे कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाना है, तो वैसे ही एक गाना इन लोगों के लिए बनाना डेडिकेट करना चाहिए। हाँ, कि गाड़ी वाला आया सड़क से कंटेंट टैलेंट हटा। सड़क से कंटेंट क्रिएटर हटा, ऐसा करके गाना। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि क्या नाम है, कैसे लोग डांस कर लेते हैं यार, मतलब लोगों को थोड़ा सा अजीब नहीं लगता। अब मुझे लगता है कि ठीक है यार, हम भी इंटरटेन हो रहे हैं, करने दो। लेकिन ट्रैफिक बहुत रुकती है इन लोग की वजह से। मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर ऐसे ही ये प्रथा जारी रही तो पूरे देश से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस या जितने भी पहले एजुकेशन साइड में जितने भी टैलेंट लोग होते थे, जिसके लिए हम लोगों को गालियां सुनने को मिली थी बचपन में कि देखो तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, फिर भी हमने एकदम जम के पढ़ाई की, फिर भी नहीं बन पाया, बात अलग है। हाँ। लेकिन मैं भी यही बोलने वाली थी। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि अगर ऐसी प्रथा ये वाली चलती रही तो आने वाले टाइम पे ये प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी और आने वाले टाइम पे पूरा देश एक इशारे पे सिर्फ नाच रहा होगा। बस मेन चीज़ पता है, जैसे इंडिया का क्या है, इंडिया में लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे चाइना का आप देखिए, बहुत सारी कंट्रीज जैसे जो उनका सोशल मीडिया उनकी कंट्रोल में है। चाइना में उनका सोशल मीडिया उनकी कंट्रोल, उनका खुद का ऐप है। इंडिया में कोई खुद का ऐप नहीं है, खुद के बंदे हैं जो नाच रहे हैं। खुद चल रहा है कि
लड़की हाँ। तो रोड पे नाची रही थी, हाँ। उधर से जो ट्रैफिक में फंसा है वो भी कह रहा है चलो इतनी देर में मैं भी कंटेंट बना लेता हूँ। हाँ। वो भी अपनी गाड़ी रोक के देखिए नाच रहा है। देखिए ये नाच रहे हैं ये लोग, वो कंटेंट नाच रहा है, और वो ये बना कंटेंट बना रहा है, कि दोनों देखिए वायरल नाच हो रहे रहे हैं, हैं, दोनों वायरल हो उसका रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, वो लड़की वायरल हो रही है। उसके बाद जब वो पीछे से एक बस आ रही है, वो ड्राइवर सोच रहा है कि यार मैं भी एक काम करता हूँ, व्लॉग शुरू करता हूँ कि मुझे क्या क्या परेशानियां होती है। देखिए मैं जब बस चलाता हूँ तो बीच में ऐसे इन्फ्लुएंसर डांस Hello, करते guys. हैं। हेलो गाइस, आज मैं व्लॉग नंबर 4 में आपको बताने वाला हूँ आज मैं कहाँ फंसा हूँ। पूरा देश मोबाइल में लगा हुआ है। कंटेंट क्रिएट कर रहा है, पूरा देश बचपन नाच में रहा है। बहुत हम मारे गए हैं पढ़ाई के लिए कि ये करना है वो करना है। मेरी बहन अच्छे पोजीशन पे रही, भाई भी अच्छे पोजीशन पे है, तुम hidden मैं रह ही- गई। मैं हिडन रह गई, मैं लिखने इतनी ही रह गई। राइटर कभी हाईलाइट नहीं होता और ना ही वो करना चाहता है अपने आप को हाईलाइट। मेरा आज भी मन था कि मैं पीछे बैठूं, लेकिन आपका नहीं, कैमरे में बोलना पड़ेगा। हाँ तो कैमरे पे तो बोलना ही पड़ेगा। तो मोस्टली जनरेशन आज की खत्म हो रही है, समझिए मिलेनियल्स खत्म हो गए, समझिए जेनजी ने देश का बंटाधार कर ही देना है। नहीं, पर कुछ जेनजीज हैं जो ऐप क्रिएट कर रहे हैं। बैंगलोर में मैंने भी एक वीडियो देखा था कि जेनजीज ही सारे हैं जो, तो उनके पीछे मिलेनियन होगा, मिलेनियन उनके पीछे होगा, आप देख नोटिस करिएगा। और वो पूरा पूरा हब बना रखा उन्होंने, वो कुछ ना बहुत कुछ creative एआई होते पे हैं। काम कर रहे हैं। जेनजीज बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी ना नाले की तरफ लेके चले जाते हैं। वो क्रिएटिव बहुत हैं, लेकिन कहाँ यूज करना है वो उनको नहीं पता। बचपन में पीटे गए होते हैं हाँ। तो पता होता। नहीं, अगर सही संगत मिल जाए, सही ये संगत important मिल जाए है। या सही डायरेक्शन मिल गई है, तो बहुत सारे जेनजीज इतनी कम उम्र में बहुत कुछ क्रिएट कर चुके हैं। अब भी क्रिएट कर चुके हैं, इतना टैलेंट है। पेरेंट्स जो है पहले हम लोग को बचपन में मारते थे, ठीक है, कि आपको ये चीजें करनी है, तो हम लोग का एक दिमाग राइट टाइम पे रहता था। आज की जेनजीज की जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि मार देंगे तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन मैं एग्री नहीं करूंगी, मुझे कभी एक थप्पड़ नहीं पड़ा, कभी नहीं। इवन मुझे डांट भी नहीं पड़ी है, नहीं, मैं लेकिन बहुत मैंने मार गई कभी भी कोई गलत राह नहीं पकड़ी। मतलब टचवुड मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा तक नहीं है। हमें इतने में ही डर हो जाता था, अगर हमें नाम पुकार लिया गया कि रफत इधर आओ, तो हमें लगता था हमने कोई गलती कर दी क्या। हमें हमारे डांट भी मेरे नहीं घर पड़ी। में मुझसे जब बुलाया था इधर सुनते थे इधर से निकालते, इसलिए पीटे जाते थे। हमें कभी डांट नहीं पड़ी, लेकिन हमने वो, मैं इस चीज से एग्री नहीं करती कि मार पड़ेगी डांट पड़ेगी तो ही आप सुधरे रहेंगे। मुझे लगता है कि एक सही डायरेक्शन अगर मिल जाए ना, जिसे सही डायरेक्शन मिल गई है, सही संगत मिल गई है, वो काम पे लग गया। जिसे सही डायरेक्शन और संगत नहीं मिली है, वो निकल लिया कहीं। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, जो सुन लेते हाँ, हैं ये बात भी। और जो नहीं सुनते हैं। तो मैं दोनों प्रकार की नहीं हूँ, मैं ढीठ हूँ। तभी पीटी जाती थी घर में, मैं और मेरा भाई। मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई। अच्छा, अभी ना एक ट्रेंड चला है, कुछ वक्त पहले तक अगर लड़कियों को मतलब कह दीजिए ना कि हॉट लग रही है तो लड़कियां शर्मा जाती थी। ठीक है, मुझे याद है कि जब मेरी पहली जॉब लगी थी और मैं बड़ा ही सिंपल से रहती थी, सूट वगैरह पहन के, और एकदम सिंपल सी थी मैं। बट मैंने अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लेस मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को, और मैं एक बार नई ड्रेस में गई, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग अलग टाइप की ड्रेस थी, बट ऑफिस वालों के लिए नॉर्मल ड्रेस थी। बट मैं अलग लग रही थी, तो मुझे ना कॉम्प्लीमेंट मिला, यार तुम बिल्कुल सेक्सी लग रही हो। जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था, मेरे लिए वो था गाली। और मैंने वहां पर ऐसे मतलब बोला, खबरदार आगे से ये शब्द मेरे लिए इस्तेमाल मत करना, मैं कंप्लेन कर दूंगी। तो मैं तो मोर्चा खोल के बैठ गई थी कि सेक्सी वर्ड मुझे पसंद नहीं है, ये गाली है मेरे लिए। और बाकी सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि यार इसको तो हमने तारीफ की है, ये इतना बवाल क्यों मचा रही है। इसको लेकर तो लड़कियां बड़ी वो रहती हैं कि यार वाह, कॉन्शियस रहती है। हाँ, वाओ। अच्छा, लेकिन आज भी मैं ना वही मानती हूँ, शायद हो सकता है मैं ओल्ड स्कूल हूँ। आज भी मुझे अगर कोई बोलेगा ना तुम सेक्सी लग रही हो, तुम हॉट लग रही हो, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं खुद नहीं, मैं भी नहीं मानती इसको अच्छा। नहीं तो क्या हम लोग क्या बुढ़ा गए? नहीं, हम लोग बुढ़ाए नहीं है। मेन चीज जो आप शब्दों का चुनाव कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। हॉट एंड सेक्सी का एलिगेंट लगा दो, ब्यूटीफुल लगा दो, बहुत सारे वर्ड्स हैं यार, जरूरी इसी वर्ड को फिट करना उस जगह पे, क्योंकि मुझे लगता है- लड़कियां खुश भी जल्दी हो जाती है ना। अच्छा, इस मुझे word लगता है से। कि हॉट एंड सेक्सी का ना कोई लिमिट नहीं है। फिर जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, हाँ। तो फिर वो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप बॉडी फिजिक के हिसाब से हाँ। दे रहे हो। एंड फिर बॉडी फिजिक में कहाँ तक आप सोच लो कि उसका कोई लिमिट कोई नहीं है, लेवल नहीं है इसका, ना कोई लिमिट है ना। लेकिन अगर आप कहोगे ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, है ना, गॉर्जियस, गॉर्जियस, इनका अगर ट्रांसलेशन भी करेंगे तो बहुत अच्छा इसकी मीनिंग आएगी। हाँ। इंग्लिश में अगर आपको तारीफ करनी है तो अच्छे वर्ड से करिए ना, अब उसकी अगर हिंदी कर देंगे तो बहुत ही वाहियात हो जाएगा। अंग्रेजी में तो सही लग रहा है। अंग्रेजी में तो सब कुछ सही लगता है, बताए ना, ब्रिटिश रेजिडेंसी वाला। हाँ, तो मतलब यार ये क्या है, मुझे जानना है कि ये अच्छे शब्द हैं तारीफ के या नहीं है, मुझे जानना है। अब आधे लोगों के लिए तो अच्छे होंगे, आधे लोगों को दो तरह के इससे- विचार हैं हाँ, इसमें। दो तरह के विचार है हैं ना। अब कोई कहेगा कि हाँ तुम खुद लग नहीं रही हो, हाँ। इसीलिए बातें कर रही हो। हाँ, हाँ। ना, ऐसे भी लोग हमें कूदेंगे। लगना भी नहीं है। अभी कमेंट सेक्शन में आएगा खुद तो लग नहीं रही है, हाँ। तो इसीलिए वही है। तो हमें लगना भी, हमें एलिगेंट लगना है, ठीक है। वो मैं हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पापा की परी हूँ मैं। टेम्पर ही हूँ मैं। अच्छा, आज के डेट, पहले एक टाइम था
लाइक पहले लोग बोलते थे कि यार लड़का ऐसा हो, उससे प्यार करो जो अपने घर वालों को भी उतनी इज्जत देता हो, घर वालों से भी प्यार करता हो, लड़कियों की इज्जत करता हो, मतलब लड़कों का भी पूरा संस्कारी टाइप का पूरा बखान होता था, ठीक है। लेकिन अब कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि मैंने इसलिए डिवोर्स दे दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़का था, बहुत ज़्यादा केयरिंग था, उसके अंदर टॉक्सिक वाली बात नहीं थी। ऐसी भी रिलेशन हाँ, होता अभी है? कुछ मैंने न्यूज़ ऐसी आई थी कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधा लड़का है वो। हैं? तो इसका मतलब कि लड़कियों को क्या बैड बॉयज ही पसंद आते हैं? तो कुछ नया बता रही हैं आप। मतलब तुम्हें नहीं पता? नहीं भाई, मुझे तो लगा था नीला ड्रम लाल ड्रम यही सब पता था मुझे। नहीं ये मत पता करो, कुछ और पता करो, अपडेट हो जाओ थोड़ा सा। कि वो लड़का सीधा था, इसलिए छोड़ इसलिए दिया? मैं उसके साथ सरवाइव नहीं कर पाई, मैंने छोड़ दिया। तो सीधा ही था ना वो? हाँ वो सीधा था, लेकिन अब उसके बाद ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को बैड बॉयज ही पसंद आते हैं, लेकिन उस बैड बॉय में एट द एंड उसको वही वाला केयरिंग और गुड इंसान चाहिए। तो मतलब यार बैड बॉयज एक बंदे में कितना पैकेज चाहिए? यार बैड बॉयज में से कौन सी क्वालिटी होती है कि लड़कियां मर मिट रही है बैड बॉयज पे? भाई मुझे तो आज तक मिले नहीं बैड बॉयज गुड बॉयज, इवन दोनों नहीं मिले मुझे आज तक, कोई बॉयज ही नहीं मिला मुझे। तो मैं, लेकिन जितने भी मेरी दोस्त रह चुकी हैं उनके रिलेशनशिप के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि बैड बॉयज़ क्या होते हैं, जो लेट नाइट कॉल करे, गाली गलौज करे, बहुत बदतमीजी से बात करे और फिर सुबह बोले बाबू सो सॉरी, मेरा ये वो इंटेंशन नहीं था, और आपके पैरों में रोना शुरू कर दें। और मैसेज का वो हो सकता है रिप्लाई 24 घंटे खुद ना करे। हाँ। ठीक है ना, मतलब वो चाहते हैं कि उनका मैसेज आए तो लड़की तुरंत खट से रिप्लाई करे। हाँ। लेकिन अगर लड़की ने मैसेज किया है तो वो 24 घंटे भूल गए, फूक के वो देख कर इग्नोर कर रहे हैं हाँ। ना। तो दूसरा मतलब आप कहाँ हो, अगर उन्हें 2 कॉल कर दी, तीसरे पे आपने नहीं उठाया तो बहुत बवाल हो जाएगा। आपने कॉल की, उसने नहीं उठाया तो कोई दिक्कत तो नहीं। बैड बॉयज का ये भी है कि भैया देखो खुल के बोलेगा बैड बॉय की मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। मैं हूँ, वो लड़के कहेगा। एक्सेप्ट करते हैं। मैं देखो मैं ऐसा ही हूँ, तुमको एडजस्ट करना है करो। नहीं मैं बैड बॉय हूँ। हाँ मैं हूँ, एंड आई लाइक। लड़के कभी नहीं छुपाते, लड़के कभी नहीं छुपाते। नहीं लड़कों को बड़ा मजा आता है बताने में। हाँ, कि मैं bad boys हूँ। अपने वर्स्ट जो साइड होते हैं बड़ा मजा आता है कि उनको बताना है हाँ। कि मैं बहुत ही रॉ हूँ, है ना, मेरे पीछे तमाम लड़कियां हैं और मैंने तो 10 डेट कर रखा है। हाँ, ठीक है ना, बताते हैं लड़के। मेरा बॉडी काउंट इतना है ना, पूरा बताएंगे, सब लड़के बताएंगे। और मैं तो चेन स्मोकर हूँ और गर्व की बात है उनके हाँ, लिए। गर्व की बात है, मैं चेन स्मोकर हूँ। एंड इसके अलावा मैंने इतना पैसा फूक दिया, हाँ। कहाँ पर फूका पता नहीं, ठीक है ना। अब लड़की मेरे पे उधारी चल रही है, उधारी मेरे पे। चल रही है, और लड़की ये सब सुन के अगर आ रही है तो भाई अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। तुमको पता है, तुमको लगता है मैं सुधार दूंगी, पर बहन वो नहीं सुधरेगा। नहीं, वो उसकी नजर में वो बैड बॉय जो है सच्चा इंसान है, कि उसने बता दिया है। बता दिया, वो दिल का मैं कह सच्चा रही हूँ ना वो बहुत सच्चा हुआ है। मैं बता रही हूँ, लड़के बहुत भोले होते हैं, वो अपनी सारी बातें में बता देंगे। दिल का सच्चा है, इतना काफी है मेरे लिए। 7 जन्म तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ लड़कियां भले क्या तुम्हारे कहती अंदर हैं? खराब है पर तू सच्चा है दिल का। लड़कियां क्या कहती हैं, जैसा भी है यार, पीता है, खाता है, फूकता है, जो भी कर रहा है, बस यार मुझे चीट ना करे। अरे बहन, तू पिट रही है रोज उससे, तुझे पटक पटक के मार रहा है, वो मेंटल ट्रॉमा दे रहा है तुम्हें, वो तुम्हारी वो ये भी बता रहा है कि तेरा फ्यूचर जो है वो नहीं संभाल सकता, तुझे ही कमाना है। बस तुम इस आधार पे कि तुमको थोड़ा सा चीटिंग ना करे, ये काफी है तुम्हारे लिए। वो इसीलिए बता रहा है कल को तुम ये मत करना कि तुम्हें कुछ पता नहीं था। तुम्हें कुछ पता नहीं और था। करना सब कुछ तुम्हें, अब हाँ। संभालना तुम्हें। बस तुम्हारी खोपड़ी खोल दे रहा, तुम पट्टी बांध रही हो और कह रही हो कोई बात नहीं, मैं चीट नहीं करता, मुझे मेरे लिए यही काफी है। वाइब मैच चेक। मेरा बाबू सोना। अच्छा, ये जो बाबू सोना जो है ना, अभी पहले तक ये होता था कि लड़के मतलब प्राउडली बोल देते थे कि यार मेरा एक रिलेशनशिप था, ऐसा ऐसा था, ठीक है ना। अब लड़कियां भी बता रही हैं कि यार मेरे जो है ना 4 रिलेशन थे, वो ख़राब हो गए, अब मुझे लगता है कि तुम मेरे आखिरी सांस हो मेरी तुम। हाँ, मेरी एक दोस्त है ना, उसके 7 बॉयफ्रेंड थे, सच्चा प्यार। 8वां उसके पापा लेकर आए हैं। सच्चा प्यार, उसी से शादी हुई है, अब सच्चे प्यार के साथ। बाकी सातों भी सच्चे थे। सच्चे तो सातों, वो 6 7वां, हाँ पता नहीं कितने थे। वो भी सच्चे थे। कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि नहीं हो पाया, कभी कास्ट इशू, कभी मम्मी का बीपी का इशू, कभी घर का इशू, कभी पैसे का इशू, हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। प्यार ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, आपको देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल भी आपको देखना पड़ेगा। कभी EMI पूरी हो चुकी है उसका हाँ, इशू, कभी तो कुछ भी दिख अच्छा, जाता ऐसे है। मैं एक लड़की से मिली थी, बहुत ही मुझे बोल्ड डायनामिक लड़की लगी, मैं बड़ी इंप्रेस हुई उसको देखकर और मुझे रहा नहीं गया। तो मैंने उससे पूछा, मेरे मन में उसको देखते एक सवाल आया, मैंने पूछा ये बताओ कि तुम सच्चे प्यार में यकीन करती हो? तो उसने कहा नो, नेवर, नॉट, इस दुनिया में सच्चा प्यार होता ही नहीं है।
तो मैंने कहा मतलब इतना कॉन्फिडेंटली तुम बोल रही हो, मतलब कोई रीज़न होगा? यस, मेरे ऑलरेडी 5 बॉयफ्रेंड पहले थे जिनसे मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, एंड करेंटली आई एम इन अ रिलेशनशिप बट आई नो कि वो भी सच्चा प्यार नहीं है। तो मैंने कहा तुम बहन फिर हो क्यों तुम हो क्यों? 4 सच्चा प्यार, 4 प्यार करने के बाद भी वो कह रही है कि सच्चा प्यार नहीं था, मिल पा रहा अब बेचारी को। 5वें में है और वो भी सच्चा नहीं है, और फिर भी है। क्या सिनेरियो है सच्चे प्यार का? मतलब क्या, किस सच्चा लेवल प्यार पे मैं आप बताऊं? देखते हो मैं सच्चा प्यार है? बताऊं क्या होता है सच्चा प्यार मेरी नज़र में? कि अगर तुम्हें मैंने पसंद किया तो अब घर में चलो बात करो, शादी करते हैं, खत्म कहानी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बताओ। आप बहुत अच्छी बात बताया। मैं ग्रेजुएशन में थी अच्छा याद आया मुझे। मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे घर वालों ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि लड़कों से बात तो नहीं करनी है, अगर मुझे पता चला तुम्हारे हाथ पैर टूटे। तो मैंने कहा ठीक है नहीं करेंगे, हमें क्या दिक्कत है बात करने में। तो मेरा फिलॉसफी की मेरी क्लास थी, मैं गई वहाँ, एक लड़का था बहुत अच्छा था वो, ठीक है, वो क्या नाम है, उसने मुझसे बात की, थोड़ा बहुत नोट्स लिया, और हफ्ते भर बात हुई कि उसके बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। तो मैं उसको क्या जवाब देती हूँ, यार पापा नहीं मानेंगे। तो कहता है मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँ? मैंने कहा कि यार अगर नहीं यार तुम बात करो तो और हम मार खाएंगे घर में। उस समय इतनी अकल नहीं थी कि क्या करना चाहिए कैसे नहीं। नहीं प्लीज़ यार प्लीज़ बिल्कुल नहीं। तो हम कहता है कि कैसे, फिर कैसे मनाए तुमको चाहे पापा को? मैंने कहा यार तुम एक काम करो, लेटर लिख दो, मैं पापा से साइन करवा लाऊंगी। पापा से साइन करवा लाऊंगी लव लेटर पे अप्रूवल, लव लेटर में साइन पापा का। क्या प्यार करेगी रे तू? अब वो लड़का भी बकलोल वो लिख लाया, डियर शिवानी के पापा जी। हम लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे। उसके बाद उसने, फिर हम लोगों ने जब ले लिया तो मैंने कहा यार देखो ऐसा चल नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा यार, हम मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी अपने पिताजी को देने की, और ये देंगे तो यार मेरा कॉलेज आना बंद हो जाएगा। इसको वही हम लोगों ने फाड़ दिया और हमने कहा देखो अभी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद हम लोग सोचेंगे। भाई वो ग्रेजुएशन के बाद मिला ही नहीं बंदा वो हमको। उसको अकल आ गई, उसको अकल आ गई, हमको अकल उस तब हमको आई ही नहीं उसके बाद से अकल। वो जब तुम पापा का साइन लेने की बात कर दी थी ना, उसी वक्त उसने मन बना लिया था लेट्स मूव ऑन। उसने लिख तो दिया कि चलो ठीक है फंस गए तो लिख देते हैं लेकिन निकलते हैं यहाँ से, अब ये भी पूरी बकलोल है लड़की। और एक तो था किस्सा, जब मैं सेकेंड ईयर में गई तो एक लड़की थी, आपने लेस्बियन वर्ड सुना है? लेस्बियन, हाँ हाल ही में सुना है मैंने। हाँ वो मैं उसकी कहानी सुनाती हूँ आपको। सेकेंड ईयर में जब हम गए तो एक लड़की थी, वो मेरे से बहुत अट्रैक्ट थी, और लड़की वो वाकई बहुत अच्छी थी, लुक वाइज स्टडी वाइज। तो मैं अक्सर उसी के पास बैठती थी। एक दिन मतलब क्लास ख़त्म हो गई तो बोलती शिवानी यू डोंट वियर येलो। मैंने कहा येलो इसमें क्या दिक्कत है? तो कहती नहीं तुम पर येलो ही अच्छा नहीं लगता, तुम एक काम करो तुम ब्लैक पहना करो, क्लासी नेवी ब्लू पहना करो। मैंने कहा ठीक है भाई तुम कह रही तो पहन लेंगे, लेकिन ऑफिशियल लुक वाला तुम कह रही तो पहन लेंगे, लेकिन पैसे तो पापा मम्मी देंगे, अब उनसे हम कैसे बोले? तो मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मेरे पास एक रखा हुआ था, दूसरे तीसरे दिन मैं पहन के गई, कह रही है क्या यू लुक डैम सेक्सी, ऐसे बोला उसने। मैंने कहा इतनी डीप बोलने की क्या ज़रूरत थी तुमको इतना खाई के अंदर जाके? तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू सो मच। अब मुझे नहीं पता था कि उसका इंटेंशन क्या है। वो बात होती गई हम लोग क्लास में थे, वो मेरा हाथ भी पकड़ दी ऐसे, कंधे पे भी हाथ रखती थी। तो आई फील लाइक मैं तो स्ट्रेट हूँ ना, वो फील ले रही थी भाई मेरे से। मुझे तीसरे कि ना कौन सेमेस्टर खत्म हुआ था, दूसरा सेमेस्टर मेरा खत्म हो गया था। नहीं सॉरी दूसरा नहीं, मेरा चौथा सेमेस्टर था, क्योंकि सेकेंड ईयर में थे हम। चौथा सेमेस्टर खत्म हुआ तब मुझे पता चला कि वो लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है। उसने मुझसे बोला आई एम इंटरेस्टेड इन यू। तो मैंने उधर से बोला कि हाँ आई एम ऑल्सो। मैं तो लड़की के हिसाब से बोली ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एज अ फ्रेंड। उसका इंटेंशन उधर वाला था। बड़ा क्रॉस कनेक्शन हो गया इधर से। तुम्हारी किस्मत ऐसी रही है। ऐसी, और लड़का भी पसंद आया तो वो गे निकल गया। वो थर्ड ईयर की बात है। हर स्टेप में मुझे कुछ ना डिग्री मिली ना मिली हो, लेकिन लेसन्स बहुत मिले हैं। तुम्हारी सीधे शादी लिखी है। हाँ सीधे शादी लिखी है। अगर वो पहला वाला मुकम्मल हो चुका होता लेटर साइन तो उधर ही हो गया होता। अच्छा एक मतलब नॉर्मल सा हम लोग देखते हैं कि लड़कों के पास, मेरी भी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी तो मतलब बातचीत में उसने बोला कि यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ तो मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा बाइक वाइक घुमा कर हम लोग आते हैं शहर में। तो मैंने कहा यार तुम लोगों का बढ़िया है, तुम लोग बोर होते हो तो बाइक लेके निकल जाते हो घूमने के लिए पूरे शहर में। रात के 12 बजे 2 बजे सुबह 3 बजे 4 बजे घर आ रहे हैं, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, बोर हो रहे थे तो हम अपने हिसाब से दोस्तों के साथ निकल गए। लड़के बोर होते हैं तो ऐसे करते हैं, लड़कियां बोर होती हैं तो क्या करते हैं? घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन।
वो बोर नहीं हो सकती। नहीं ना। उनके पास बहुत काम है, अपनी लड़कियां अपने दोस्तों से गॉसिप करना है, मम्मी से बोल दो कि मैं बोर हो रही हूँ, वो आपको 75 काम बता देंगे, घर के जाले लगे हुए हैं साफ करो, ये बर्तन पड़े हुए वो डिब्बन गए साफ करो। अरे आप घर में बोर हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट लड़कियां अगर डिप्रेशन में भी चली जाए ना तो वो जा ही नहीं सकती, घर वाले जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे, जगह भी नहीं इतनी घर में, नहीं, प्राइवेसी बिल्कुल नाम की नहीं। कोई चीज ही प्राइवेसी नहीं। का पा नहीं होता उनके पास, बेचारी के पास वो कहाँ जाएंगे डिप्रेशन में। और नहीं तो उनकी कोई दोस्त होगी जिसको रोज बतियाना होगा। तो वो खुद ही डिप्रेशन में रहती है लड़की जिससे बतियाते हैं लोग। तो लड़कियां बोर नहीं हो सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती उन्हें लड़कियां बहुत बोर। सारे काम होते हैं। और इनफैक्ट लड़कियां जब मतलब उनका ब्रेकअप हो जाए या किसी से अलगाव हो जाए, किसी से बातचीत बंद हो जाए, तब उन्हें याद आता है कि उनके अंदर टैलेंट कितना है। फिर उन्हें याद आता है कि यार वो बड़ा अच्छा गाना गाती हैं। उन्हें याद आता है कि वो घर की सफाई बड़ी अच्छी करती हैं। उन्हें याद आता है कि वो यार लिखती बड़ा अच्छा है, जैसे कि तुम जब बोर होती होगी तो कुछ अच्छा लिख देती होगी। तो लड़कियां जब बोर होती है तो अपनी क्रिएटिविटी निकाल के बाहर रख देती हैं। क्रिएटिविटी ब्रेकअप के बाद ही आती है, मैं बता रही हूँ। ब्रेकअप पे ब्रेकअप कह रहे हैं, जब आप रिलेशनशिप में रहते हो तो आपका दिमाग ना घुटनों पे आ जाता है, उस समय दिमाग नहीं चलता है। जब ब्रेकअप होता है तब आपका दिमाग चलता है। बहुत कम रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप जिसमें क्या नाम है, रिलेशनशिप में आप हो, आप एक रिश्ते में हो और आप ग्रो कर रहे हो। मतलब मोस्टली अब इस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोग क्या नाम है, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ब्रेकअप के बाद तुरंत जो नया नया ब्रेकअप होता है ना, उसके बाद तुरंत इंसान कोई दूसरा कंधा खोजने लगता है। होता है ना, सहानुभूति है ना, सहानुभूति की यार अब हम क्या करें, हम मर जाएं, सुसाइड कर लें, कहाँ चले जाएं, या हमें कोई दूसरा कंधा मिल जाए तो हम उसकी तरफ चले जाएं। मुझे लगता है जस्टिस का उल्टा करना चाहिए। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना, स्पेशली मैं लड़कियों से कहूंगी, तो तुम्हें एक एक चीज कागज पर पेन से लिखनी चाहिए कि क्या क्या वजह थी, कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां तुमसे हुई हैं। सामने वाले को तो छोड़ ही दो, तुमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं उस पर काम करो। पहली चीज इसलिए नहीं कि दूसरे रिलेशनशिप में जाना है, पहले तो तुम्हारे अंदर क्या कमियां उसको काम करो, और दूसरा तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल था जो तुम इग्नोर करके बैठी थी उस पर काम करो। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, ठीक। अब मतलब उसका अच्छा खासा रिलेशनशिप था स्कूल टाइम से, और दोनों साथ में कॉलेज आए, टूट गया। कॉलेज में चकाचौंध देके भाई साहब ने तोड़ दिया रिश्ता। अब वो बहुत रोई। क्लास का ही बंदा उसको कंधा दिया, मत रो बहन, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मत रो बहन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बहन तो मैंने लगा दिया, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था मैं हूँ तुम्हारे साथ। उतनी देर में बहन इमोशनल हो गई, बहन बहक गई। बहन ने उनको बॉयफ्रेंड बना लिया। अब वो कपल्स बन के घूम रहे हैं कॉलेज में, कैंपस में। इंतकाम तो वो बंदा दूसरे बंदी को लेके चल रहा है, वो उसको बंदे को लेके चल रही है, मैं सिंगल घूम रही हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार ब्रेकअप करते इन लोगों को मिल जा रहे हैं, मुझे मैं कहाँ से लेकर आऊँ इन लोगों को। क्योंकि तुम्हें शादी करनी है ना, उन्हें टहलना है। पापा का डर था पापा अगर बेल्ट लेके ना घूम रहे होते तो तुम भी बहक चुकी होती अभी तक। मेरी मम्मी कहती है बेटा ऊपर वाला देख रहा है। मैंने कहा अरे हाँ समझ गए, ऊपर वाला देख रहा है हमको। वो दिन है और आज का दिन है सेम सिंगल। पापा का डर आज भी कायम है और वही लेकर आएंगे, डर भगाने की मशीन। अगर मुझे ना एक बड़ी फनी चीज़ लगती है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों को जब तक अप्रोच करते हैं तो अपनी सारी अच्छाइयाँ, सब कुछ जो भी है जैसा भी है बताते हैं, ठीक है। उसके बाद लड़कियों को कहते हैं, मतलब जो उसकी पार्टनर बनने वाली है उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हें पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, तुम्हें जो मने वो करो। लेकिन जहाँ वो लड़की फ्रीडम का इस्तेमाल करने लगती है तो तुम ये मत करो, वो मत करो, और तुम उस दूसरे मर्द से, दूसरे लड़के से बात मत करो कि तुम्हें पता नहीं मर्द होते कैसे। लड़के खुद ये बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं मर्द होते कैसे हैं, और खुद मर्द है। ये अपने बारे में भी कह रहा है कि दूसरे के बारे में कह रहा है। और उनके साथ उठना बैठना रहता है ना लड़कों के साथ। जैसे हम लोग लड़कियों के आपस में हम लोग जानते हैं कि कौन कितने लेवल तक सोच सकता है या देख सकता है, तो लड़कों को भी पता होता है कि यार भाई एक कमीना है, मुझे पता है, मेरा दोस्त है, मगर कितना डीप थॉट रख सकता है, इसलिए वो मना करते हैं। मैंने कहा लड़के भोले होते हैं। लखनऊ के लड़कों की बात अगर मैं करूँ तो लखनऊ के लड़के भोले हैं, डबल जुगाड़ हैं, जुगाड़ी हैं सब, भोले तो नहीं है लखनऊ के लड़के, जुगाड़ी हैं सब। नहीं तो लखनऊ के लड़कों में कितना परिवर्तन आया पिछले कुछ सालों में। जो प्योर लखनऊ के लड़के हैं उनमें परिवर्तन नहीं आया है, वो वैसे ही नज़ाकत, नफासत और जुगाड़पन से जी रहे हैं अपनी लाइफ को, अपडेटेड होके। जो बाहर से आए हैं वायरस की तरह, वो उनको लगता है अरे अबे अबे, ये जो एक साउंड नहीं होता है कि लाइक अमा यार जाओ, एक ये साउंड था, एक साउंड था अमा यार, जो डीप लेवल होता है ना वॉइस का, वो टेक्सचर आप समझ जाइए कौन बाहर का कौन घर का है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और मैंने महसूस की है, जो हमारे प्योर लखनऊ के लड़के हैं,
चाहे वो जेनजी भी क्यों ना हो, हाँ। उनके अंदर अभी भी एक डर है। हाँ हाँ बिल्कुल भले है। वो बिगड़े हो, किसी भी लेवल के बिगड़े हो, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, उनके अंदर कमिटमेंट है। हाँ, लखनऊ के लड़कों में तो है। कमिटमेंट है। वो अगर किसी के लिए लॉयल हैं तो फिर लॉयल हैं, भले उन्होंने 75 गलतियां की होंगी लाइफ में, लेकिन अगर किसी के लिए लॉयल हैं तो लॉयल हैं। उन्हें डर भी है अंदर में, उन्हें पेरेंट्स का भी डर है, हाँ। उन्हें सोसाइटी का भी डर है, एक है, कुछ ना कुछ तो है, लखनऊ में तहजीब है। वाली बात है लखनऊ में है। लेकिन ये जो बाहर से वायरस जो तुमने कहा है आया है बाहर से, ये अपना पूरा ना पतंगा उड़ रहा है इनका। हाँ, पतंगा बन के लोग उड़ रहे हैं और ये यही सबसे ज्यादा बॉडी काउंट में खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा तो उनको लगता है कि अरे इस शहर में हो रहा, उस शहर में हो रहा, हमारे शहर में क्यों नहीं हो रहा, अपने शहर को प्रोग्रेसिव बनाओ। हाँ। तो इस चक्कर में वो नरक कर दे रहे हैं सब। लखनऊ के लड़के बहुत सिंपल सोबर है। मुझे लगता है कि पुराने लखनऊ में अभी भी जो एक्चुअली प्योर हाँ। लखनऊ वाले हैं, ये अभी भी थोड़ा सा डर, तमीज, ये वाली हाँ। बची है चीजें। लखनऊ में जितने भी लड़के हैं जिनकी ब्लड लाइन पुराने लखनऊ से जुड़ी हुई है, वो हैं तहजीब तमीज़ नज़ाकत नफासत के साथ हैं। वो रिस्पेक्ट करना जानते हैं, बड़ों को भी, छोटों की भी, लड़कियों की भी और अपने घर वालों की भी। हाँ, और रिश्तों में भी लॉयल अगर है वो। इनसे गलती भी हो रही है या कुछ, भाई इंसान है, कुछ अगर इधर उधर हो भी रहा है तो ये डर के माफी भी मांग लेते आराम से माफी मांगते हैं। हैं, माफी भी मांग रहे हैं। मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। मैं अभी प्योर लखनवी हूँ, तो आज भी मेरा सर झुक जाता है, या रास्ते में चलते कोई गाड़ी दिखती तो पहले उनको हाथ दे दिया कि आप जाइए पहले, वो पहले आप, पहले आप वाली नज़ाकत वो है। अब जो वही ना वायरस कोविड के बाद से जो आया है, वो बर्बाद कर रखा है, वो सैनिटाइज भी नहीं हो सकता। अच्छा, शादी का टाइम अभी देख रही हूँ मैं, चारों तरफ चल रहा है, तो इसमें जब भी शादी की बात होती है लड़कियों को लेकर, तो लड़कियों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है सामने से? लड़कियों से ही तो एक्सपेक्टेशन होती है, लड़कों से कौन पूछता है। अब जैसे मेरे रिश्ते आते हैं, मेरे जैसी बहुत लड़कियां हैं, जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो लड़का खाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ेगा कि अरे कोई बात नहीं, आएगी तो खाना सीख जाएगी। हाँ, और अगर मैं नॉनवेज खा रही हूँ, इन केस वैसे मैं खाती नहीं, तो कोई बात नहीं, वहाँ आएगी तो नहीं खाएगी, छोड़ देगी। तो ये तुम अपने बेटे से क्यों नहीं सोचती हो? मेरे बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो इस वजह से टूट गए कि क्या नाम है, अरे लड़की तो नॉनवेज ही नहीं खाती है, बहुत अमृत है क्या वो? नहीं खा, तुम्हारा बेटा खा रहा ना, उसको सिखा दो बनाना, लेकिन तुम तो बनाओगी भी नहीं ना, आओगी नहीं खाती तो बनाओगी भी नहीं तुम। ये क्या बात हुई? हमें तुम्हें खाना है, तुम बना लो, तुम बना लो फिर। अगर उसे नहीं खाना है तो उसको नहीं खाना। रिश्ते के तुम्हारे नॉनवेज के हिसाब से चलेंगे, खाने पीने से चलेंगे। लड़की अगर अच्छी है तो वो रिश्ता चला ले जाएगी। इनफैक्ट जरूरी नहीं खाने पीने से। मुझे लगता है कि ठीक है, पूरी जिंदगी खाना खाना है, भाई हाँ। साथ में एक ही टेबल पे खाना है, तो फिर मुझे लगता है फिर रिश्ता मत ही करो, मत करो फिर। अगर खाने हाँ। को लेवल को लेकर इतनी ज्यादा सीरियसनेस है तो फिर खाने पर ही पहले बात करो, शादी वहीं करो हाँ। जहाँ पर तुम्हारे खाने का खाने का लेवल मैच करता हो। हो 19-20 वो खाने का लेवल मैच करता हो। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि जैसे क्या नाम है, आजकल के हिसाब से जैसे बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां फैल रही हैं, तो लोग अपडेट हो रहे हैं। मैंने एक आध से बोल दिया कि मुझे आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप चाहिए शादी से पहले, मैंने एक बात बोल दिया। तो अब मुझे क्या लगता है, मेरा अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो लड़का अगर आज की डेट में भले ही बेरोजगार हो, मैं थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा क्या बोल रही है, मेरे हिसाब से अगर लड़का भले ही बेरोजगार हो, लेकिन अगर उसके पास
विजन है, उसके पास टैलेंट है तो और बेरोजगार वो रहेगा करने की राह में भी है, वो कर रहा है, उसको दिख रहा है लड़की को कि यार ये कर रहा है और ये बन जाएगा कुछ, और आप भी उसको लगता है कि उसमें एड ऑन कर सकती हो अपने टैलेंट, अपनी मेहनत से, तो आई थिंक बेरोजगार इंसान वो ज्यादा बेटर है उस इंसान से जो पापा के पैसे पर पल रहा है। ये केस तब लागू होता है जब वो लव मैरिज में हो। हाँ। अरेंज मैरिज है तो पैसा चाहिए यार। उसमें लगेगा पैसा। बट उस बेरोजगार के पास एक विजन होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट दिमाग में प्लान होना चाहिए, और सिर्फ दिमाग में नहीं, वो ग्राउंड पे काम करता हुआ दिख रहा होना चाहिए। जैसे वो कर अरेंज रहा है। मैरिज क्या होता है कि लोग देखते हैं किसकी सैलरी पैकेज कितना है, क्या है क्या नहीं है। तो सैलरी पैकेज देखिए मेरे अकॉर्डिंग कम भी होगा चलेगा, अंडरस्टैंडिंग है, लड़का समझ रहा है अपनी वाइफ को, रिस्पेक्ट कर रहा है, स्टैंड ले रहा है और हर जगह पे अपनी वाइफ की सुन रहा है, भले गलतियां हो रही है वो घर आके समझा रहा है, तो वो रिश्ता चलेगा लॉन्ग लास्टिंग। और जो पैसे हैं ना वो भी बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, आफ्टर मैरिज क्या लगता है कि रिश्ता बेटर फॉर एवर लास्टिंग सस्टेनेबल रहे, मतलब चलता रहे प्यार मोहब्बत से, इसके लिए क्या एक मंत्र तुम्हारे हिसाब से, तुम क्या चाहोगी कि क्या होना चाहिए? मेरी शादी हुई तो नहीं है लेकिन फिलहाल मैं अगर शादी की बात यही रहेगा कि दोनों एक दूसरे को समझें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शादी एवर लास्टिंग कैसे हो सकती है? एक वर्ड है कॉम्प्रोमाइज। कौन करेगा? दोनों लोगों को करना पड़ेगा, और ये तब होगा शादी 1 से 1.5 साल बाद। आप शुरुआत में एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तुम्हें अगर कोई लड़का तुम्हें यहाँ से पसंद कर रहा है, मान लो इस वीडियो को देखकर, इस शो को देखकर, Thank you so much. तुम मुझसे क्या कहोगे कि कौन सी वो एक चीज है जिसकी वजह से तुम पूरी जिंदगी उसको नहीं छोड़ सकती? लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, 2 वर्ड, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग। और पैसा पैसा कमा लेंगे दोनों मिलके यार, है ना? टैलेंट बहुत है हम में। लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो अगर ये 2 चीज बहुत महंगी है, हाँ। बहुत महंगी, जल्दी नहीं मिलती है। पूरी जिंदगी दे दोगी उसको? किसी को तो नहीं मिलेगी। ये 2 चीज मिल गई तो पैसा का हाथ का मैल है भाई, आएगा जाएगा। अच्छा, लड़के कहते हैं कि लड़कियां बहुत ओवर थिंक करती हैं यार, मैं परेशान हूँ उससे, अपनी बंदी से परेशान हूँ मैं, बहुत बड़ी ओवर थिंकर है। अच्छी बात है, ओवर थिंकर होना। अरे यार लड़कियां करती है ओवरथिंक, क्या करे हूँ अब तो क्या करे। एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं लोगों की, वो अपने इमेजिनेशन में इतनी हाई चली गई होती हैं कि ओवरथिंकिंग करती हैं लड़कियां। अब तुम्हें संभालना है। देखो, तुम ऐसा कुछ करो कि वो ओवरथिंक ना करे। तुम्हें अगर लगता है कि वो लड़की तुम्हारी बंदी ओवरथिंकिंग कर रही है तो तुमको संभालना पड़ेगा उसको। भाई आप देखिए कितने आर्मी पर्सनल होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, वो तो साल साल भर Soldiers. सीमा पर लड़ाई कर रहे हैं, सीमा पर देश की रक्षा के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, और उनकी वाइफ सालों, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाँ, और वो पूरा यकीन है, वो ओवरथिंक नहीं कर रही है ना। उन्हें पूरा यकीन है कि मेरा जो पार्टनर है वो देश की सेवा में लगा हुआ है, तो क्योंकि वो उसे यकीन है, उसे पता है, उसे प्राउड है, तो वो ओवरथिंक नहीं कर रही है। लेकिन तुम्हारी हरकतें वैसी नहीं है, तो वो तो ओवरथिंक करेगी। ओवरथिंक इंसान तभी करता है ना जब उसको डाउट रहता है कहीं पर कि यार ऐसा नहीं ऐसा, तो वो सिनेरियो बनता चला था दिमाग में, वो इमेजिनेशन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, इन सबको पनाह दे देती है। कुल मिला के दोनों खलियर हैं। दोनों खलियर है, सही बात है। जिसके पास ओवरथिंकिंग है वो भी, जिसके पास जो दे रहा है वो भी। दोनों खलियर है। अच्छा, ये जो बर्थडे रात को 12 बजे ही मनाना है और जबरदस्ती वाला वो मेरे लिए सरप्राइज, ये वाला जो अभी चलन चला है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये मैंडेटरी है करना? अरे नहीं, मुझे यार बहुत बेकार लगता है मुझे ये सारी चीजें। नहीं, लड़कियों को तो लेकिन चाहिए रात को 12 बजे सबसे पहली कॉल मेरे बंदे की होनी चाहिए। मैं- दूसरी कॉल कैसे हुई? भाई मैं अपना फोन बंद करके सो जाती हूँ, तो मुझे इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। मुझे कॉल मत करो। जो इंट्रोवर्ट्स हो गए वो इस बात से रिलेट करेंगे। एक होती है हाइप लड़कियां जिनको दिखाना होता है सोशल मीडिया पे, वो बुला के भैया तुम प्लीज आ जाना रात में, प्लीज यार मेरा बर्थडे हो रहा है, आ जाना। पागल हो गया, मैं वीडियो शूट करूंगी, इधर से कैमरा उधर से कैमरा। ओ माय गॉड, तुम लोग आ गए, कैमरा कहाँ से आया अंदर? इसके बाद तूने फिट करके रखा था अंदर। और एक जो होती है इंट्रोवर्ट्स काइंड ऑफ, जो लड़कियां, उनको लगता है कि यार ये फिर बर्थडे आ गया मेरा, फोन बंद करो, सब चीज, मम्मी पापा कोई बर्थडे नहीं, कोई केक नहीं, रखो, हटाओ। उनको एक्साइटमेंट नहीं होती अपने बर्थडे की। हाँ, नहीं मतलब जो दूसरी कैटेगरी है जिनको सोशल मीडिया पर दिखाना है, तो होता है। रात के ठीक 12 बजे उन्हें सरप्राइज चाहिए, जो कि उन्हीं का प्लान किया हुआ होता है। उन्हीं का प्लान किया होता है, उन्होंने हाँ। पहले से बता रखा होता है कि कैसे इस बार हम लोग नए तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद इंस्टाग्राम पर वो वीडियो पोस्ट होगी, हाँ। एंड अगले दिन वो डिप्रेशन में भी चली जाएंगी अगर उस पर लाइक्स ढंग के नहीं आए। नहीं आए तो एग्जैक्टली नहीं आते लाइक्स। मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब मेरे आधे लोगों को नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है, मैंने हाइड करके रखा है। हाँ, मैंने भी हाइड किया हुआ है। मुझे नहीं पसंद। मुझे अरे तुम जिंदगी भर बात नहीं करोगे, एक बर्थडे आ रहा है तुम विश में विश करोगे, फिर कहोगे पार्टी चाहिए। कहाँ से देंगे तुमको पार्टी हम? पैसे भी नहीं है। पैसे भी नहीं है।
ये जो 12 बजे वाले बर्थडे वाले चोचले होते हैं सब पैसे वालों के होते हैं, सब पैसे। लेकिन लड़कियों को 12 बजे बर्थडे का चाहिए। वो रात को ना 12 बजे से खोल के टुकुर टुकुर देख रही थी, 12.00 हुआ और मेरे बंदे की कॉल आ रही आपने है। ये नोटिस नहीं किया आ कि रही वो है, आ रही फुल है। मेकअप में, वो फुल मेकअप में होती है लड़कियां, तो वो कहाँ सरप्राइज हुआ? मेकअप में तब सरप्राइज तब होता है जब एकदम आप कबाड़ बने रहो, बाल इधर उधर हो, है ना, ऐसे आंखें दिखा के करो ये कौन आ गया, वो होता है सरप्राइज। और भैया सरप्राइज को नहीं देता आज के समय में। अच्छा, 12 बजे अगर लड़की के बंदे ने कॉल नहीं किए तो कलेश होगा? इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका नहीं क्या याद रीजन है? क्या हो सकता है? उसको बंदे को नहीं याद है, नहीं, उसको उसको याद है, लेकिन रात को 12 बजे उसके पिताजी उसको ऐसे चेयर पे बैठा के उससे 10 सवाल पूछ रहे होंगे, उसके करियर को, उसके फ्यूचर को, उसकी शादी को, उसके तमाम चीज़ों को लेके। घर का बिजली का बिल उसने जमा कितना नहीं किया pressure टाइम बच्चे पे, के ऊपर, देखो। हैं? उसने टाइम पर सिलेंडर नहीं लाया था, रात में खाना नहीं बन पाया है, वो उसके जवाब देने में बिजी है। उधर लड़की सोच रही रात के 12 बजे मेरे बंदा मुझे कॉल नहीं कर रहा है, बाबू ने पक्का मुझसे कहीं कॉल और नहीं बिजी की। है। बाबू ने मुझसे कॉल नहीं की। मेरा बाबू जो है मुझे भूल गया, इसका कहीं और अफेयर चल रहा है, डबल गेम खेल रहा है, मुझे यकीन नहीं है। एक तो आप सिंगल लड़की से रिलेशनशिप वाला सवाल पूछ रही है, पता नहीं किसी को मैं ऑफर ना कर जाऊं। बाल अगर, अच्छा पहले हम लोग छोटे थे ना, साबुन से भी बाल धो लिया करते थे, हाँ मैंने धोया है ना? धोया है। तो अभी ऐसा आ गया है कि नहीं, बाल धोने के लिए एक अलग चाहिए, मुंह धोने के लिए तो अलग अभी चाहिए। पैसा आ गया है। अभी पैसा आ गया है। हाँ, तो अभी हाल ही में कभी साबुन से बाल धोए हैं? नहीं, तो अभी मैं तो पैसे वाली हो गई हूँ ना। मैंने धोए हैं। और मैं सच बताऊं, अपने बालों को मैं बिल्कुल रॉ लुक देने के लिए जिस दिन में शूट होता है, हाँ। उस दिन मैं साबुन से बाल धोती हूँ। अरे वाह, एकदम रॉ लुक आता है, कभी आजमा के देखना। साबुन से। साबुन देखिए और आपका लुक रॉयल आया है, मेरा नहीं आएगा। साबुन और शैम्पू थोड़ा मिक्स करना, थोड़ा शैम्पू हल्का सा हाँ। और थोड़ा साबुन। यार एक तो यार, मेरे बच्चे raw को जो दिखाएगा। बाल है वो भी चले जाएंगे। वाह, ये गरीबी है मेरी जो जिसने मुझे स्मार्ट बनाया है। वाह, ऐसा गरीब इंसान भगवान सबको बना फिर तो। अच्छा, ये लड़कियों को आए दिन ना, जो मतलब ये सोशल मीडिया सिखा रहा है, सोशल मीडिया एक्चुअली लोगों के इमोशन को ना जल्दी जल्दी बदल रहा है। अभी एक नया ट्रेंड आया है कि लड़कियों को ना BTS वाले लड़के पसंद आ गए हैं। अब इंडियन छोड़ भी दिया, कोरियन लड़के। तुम भी हाँ बताओ फिर क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? मतलब BTS एक बॉय बैंड है, गाने उनके अच्छे हैं, मोस्टली गाने उनके सोशलाइज होते हैं और सोशल कॉज पे भी वो लोग काम करते हैं। लुक वाइज आप मत जाइए, कुछ लड़कियां ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं लुक वाइज, लेकिन लुक वाइज मत जाइए, उनके गाने सुनिए, वो अच्छे होते हैं। नहीं, मैं सुनती हूँ, मुझे पसंद है। कोरियन लड़कों से ऑब्सेस्ड इसलिए हो गई कि आप जब कब कोरियन ड्रामा देखोगी ना, तो उसमें केयरिंग है, लॉयल्टी है और इमोशंस है। बिना कहे लड़का समझ जा रहा है हर चीज़, बिना कहे कुछ भी कर दे रहा है, वो हद से गुजर जाने को तैयार है लड़का। हालांकि अब ये वहाँ पे सच है कि नहीं, कि सिर्फ ड्रामा में है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियाँ इस वजह से और ऑब्सेस्ड हो रही कोरियन लड़कों से, इसलिए वो उधर की ओर तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। उससे अच्छा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लड़के हैं। बहुत, मैं बता रही हूँ, ओरिजिनल नॉर्थ ईस्ट में ही है, वो तो फर्स्ट कॉपी है कोरियन, चाइनीज, जापानीज। ओरिजिनल अपने नॉर्थ ईस्ट के साइड ही हैं, है ना? वो बड़े क्यूट होते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, अपने काम से काम रखते हैं। जैसे एक के ड्रामा होता है ना, वैसे ही वो बंदे होते हैं। और वही है ना, यहाँ के लोग, अरे ये तो चिंकी चाइनीज है, ये तो वो है। अरे तुम कंपैरिजन भी कहाँ कर से कर रहे हो चाइना से? शुद्ध देसी हिंदुस्तानी है, शुद्ध 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 एकदम, नो हिंदुस्तानी। मिलावट, है ना? एकदम शुद्ध शाकाहारी। एकदम शुद्ध देसी हिंदुस्तानी चिकन है। बहुत क्यूट होते हैं भाई वो लोग, बहुत क्यूट होते हैं। मैं एक बंदे से मिली थी, ट्रेन में थे हम, तो वो आया बैठा बहुत सिंपल से, और मतलब ज़्यादा बोलते नहीं है वो लोग। एक साउथ के लोग बैठे थे, वो आपस में बहुत कबड़ा बात कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आ था। वो 2 बंदे बैठे थे और वो लोग आपस थोड़ा बहुत बात, एक्सेंट से समझ में आ गया था कि वो लोग एसमीज़ हैं, समझ में आ गया था, लेकिन बहुत सभ्यशाली नज़र झुका के, बहुत तहजीब, एकदम डीप डाउन होके कि कोई किसी को परेशानी ना हो। फिर उनका स्टेशन आया, वो उतर गया, मैं देखती रही, मैंने कहा मेरा प्यार अधूरा रह गया। अरे नज़र उठा के देख तो लेते, माना कि क्या नाम है, तुम लोग शाय हो, लेकिन देख लेते यार एक बार, हम भी तुमको देख रहे थे। मैं घूर रही थी उस बंदे को, लेकिन उसने मुझे नहीं घूरा। तुम्हारी किस्मत में शादी सीधे लिखी है, बताया मैंने। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। हम बातें तो बहुत करते हैं, सब इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं, अच्छी बातें रिलेशनशिप में बातें कि नहीं यार मुझे तो तुम्हारे जैसा ही लड़का पसंद है, लेकिन अंदर, इनसाइड द हार्ट, आपके दिल के अंदर में वो कौन कौन सी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं जो आप सोचती हैं कि बिना कहे लड़का समझ जाए और पूरी करे, वो मेरा ड्रीम बॉय है। वो क्या क्या ख्वाहिशें हो सकती हैं? अब लड़का मिले तो मैं बताऊँ? नहीं, फिर भी तभी मिलेगा जब तुम्हारी ख्वाहिशें पता होंगी, कि वो समझ जाए कि तुम ऐसी सोचती हो कि लड़का यार वो ऐसे एक्सपेक्ट
तुम्हारी एक्सपेक्टेशन? लड़का कभी आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर ही नहीं सकता। आप कितना भी सोच लीजिए, ये चेकलिस्ट बना ली, वो बना ली, कभी नहीं उतर सकता। इवन लड़कियां भी नहीं, चेकलिस्ट कभी मत बनाइए। नहीं, एक होता नहीं है ड्रीम होता है ना, जैसे लड़कों का कुछ ड्रीम होता है, कुछ लड़कों को जो है एक मेरे फ्रेंड हैं, उनका एक ही ड्रीम था कि लड़की उनसे हाइट में लंबी होनी चाहिए। ये उनका ड्रीम था कि लड़की उनसे हाइट में लंबी होनी चाहिए। अच्छा, उस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से तो यार देखो होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट अगर 5'5" है तो लड़का एटलीस्ट क्या ना 5'10" या 6 तक होना चाहिए। तुमसे लंबा होना चाहिए, मुझसे लंबा होना चाहिए, है ना। मुझसे मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं कहीं फंसूं तो वो मुझे संभाल ले। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स में अच्छा होना चाहिए कि बहुत कबाड़ है लड़कियों की क्या, मैं खुद की बताऊं, मेरी मैथ्स बहुत कबाड़ है। अगर आप मेरी बात पूछ रही है तो बहुत कबाड़, मैथ्स में स्ट्रांग होना चाहिए और स्टैंड लेने वाला होना चाहिए। बाकी तो मैं सुधार ही दूंगी। ओके। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि लड़का जो है ना वो होना चाहिए कि अगर लड़की शेरनी है, शवा शेर होना चाहिए तो लड़का शेर की तरह होना चाहिए कि भाई वो फिर उस लड़की की जो पावर है ना, हाँ, उसको इनहैंस कर एग्जैक्टली। उसकी पावर को खत्म करने वाला नहीं होना चाहिए, शेरनी की पावर को और बढ़ाने वाला होना चाहिए। बब्बर शेर होना चाहिए, बब्बर शेर होना चाहिए वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी लगता है ऐसा। मतलब मैं ये पावर के अंदर डबल पावर जुड़ जाए, डबल, उसके आने से उसकी लाइफ की जो बैटरी है ना फुल चार्ज हो जाए। एग्जैक्टली, ये मुझे लगता है। ये नहीं कि वो अपनी मुश्किलें लेकर आ रहा है, ये अपनी मुश्किलें लेकर जा रही, हम दोनों बैठकर रोना शुरू कर दिया। इसकी लाइफ की सारी मुश्किलें खत्म, उसकी लाइफ की सारी मुश्किलें खत्म। रुला दो दुनिया को मिलके मिलो और रुला दो दुनिया को, ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है मतलब अगर बिना बोले कोई बंदा जो समझ जाए वो होना चाहिए कि आपके कुछ ड्रीम्स अगर हैं तो वो उसके ड्रीम्स हो जाने चाहिए और उसके ड्रीम्स आपके ड्रीम हो जाने चाहिए। अपने आप ये वाइब्रेशन मैच हो जाएगी। और थोड़ा सेक्रीफाइस तो मांगता है रिलेशनशिप, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, ये चीज़ें लोगों को अब लगता है कि ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे लगता है होनी चाहिए। और जितना आप माफ करेंगे, जितना आप माफ करेंगे उतना आप आगे और बॉन्डिंग मजबूत करते जाएंगे, है ना। एग्जैक्टली। सो अभी मेरा एक आखिरी बस क्वेश्चन वही है कि एक लड़की आज की डेट में अपने अंदर क्या कुछ ऐसे गुण ले आए ताकि वो एक तरीके से जिसकी भी लाइफ में रहे, चाहे वो शादी करे ना करे, कहीं भी रहे, वाइब्रेशन उसकी अच्छी रहे। पहली बात तो रेबेल ना हो। अगर आप रेबेलियस हो जाओगे तो रिश्ता नहीं चल पाएगा, चाहे वो आपके घर का हो चाहे वो बाहर का हो। जिद्दी मत बनो, चीज़ों को समझ, अंडरस्टैंडिंग बनो। अगर तुम लड़कियों को अंडरस्टैंडिंग चाह रही हो, तुमको भी बनना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग। 3 चीज़ें तो अपने अंदर ले आओ, बाकी तो देखा जाएगा। एक क्वेश्चन और है, ये लड़कियों के मन में ये भरा रहता है और सास के भी मन में भरा रहता है। लड़कियों को लगता है कि शादी के बाद अगर मेरी सास ने कुछ, कभी गई नहीं ससुराल, लेकिन शादी के बाद मेरी सास ने कुछ कहा तो मैं सिखा दूंगी सबक, मैं जो है मैं नाच करवा दूंगी, ठीक है। ऐसी सासू माँ के भी दिमाग में पहले से भरा रहता है कि मेरी बहू आएगी मेरे बेटे को अलग कर देगी, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं बताऊंगी, मैं तो पहले से ही एकदम खुर्राट सास बन के बैठी रहूंगी ताकि उसकी हिम्मत ना हो। ये वाला जो तो वाइब्स मैच हो गई ना, जैसी सास वैसी बहू, तुमको वही मिलेगा जो तुम सोच रहे हो। सास भी कभी बहू थी नहीं, लेकिन बट मुझे लगता है इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि बीच में फंसता लड़का है तो उसी को संभालना है, नहीं लड़की को ही संभाल। देखिए वो है ना, तो माँ क्या सोच रही है उसको पता है, वाइफ क्या सोच रही है उसको पता है। अब दोनों को बैलेंस करना तुम्हारा काम है। तुम्हें समझाना है वाइफ को कि ऐसे नहीं, माँ को बोलना पड़ेगा कि नहीं मम्मी वो दूसरे घर से आई है, आपको समझना पड़ेगा। तुम्हें अपनी वाइफ को बोलना पड़ेगा कि देखो ऐसा है कि वो मम्मी है, थोड़ा सुन लो उनकी, लेकिन यार ऐसे बात मत तो करो। पूरी जिंदगी वो रेफरी बना घूमता फिरेगा। हाँ बनना पड़ेगा, नो थोड़ा बहुत तो बनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए भी अब इंडिया में कुछ ऐसी रूल रेगुलेशन आने चाहिए कि शादी के पहले दोनों फैमिलीज की काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया में मैंडेटरी कर देना चाहिए कि शादी से पहले दोनों फैमिलीज दोनों ही नहीं आएंगी। नहीं, मैंडेटरी अगर कर दिया, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं ना, ये शादी के बाद जिस तरीके के नेगेटिव केसेस आ रहे हैं, ड्रम नीला ड्रम या फिर हनीमून पे गए उड़ा दिए गए, तो ये वाले केसेस ना हो, या वो जो आपस के जो कंपटीशन और आपस की जो चीजें चल रही है ना, एक दूसरे के ऊपर टॉक्सिक कर देना रिलेशन को, तो सिर्फ 2 लोगों की जिंदगी नहीं खराब होती है, 2 पूरी फैमिली खराब होती है। और इसके अलावा जब वो एग्जाम्पल सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी का पूरा माइंडसेट खराब होता है। आज की डेट में पूरी यंग जनरेशन शादी के नाम से डर रही है। इनफैक्ट पिछले 7 साल से जो लोग रिलेशनशिप में सब कुछ सही से चल रहा था, वो अपने पार्टनर पे शक करने लगे हैं कि ऐसा तो नहीं कि नीले ड्रम में ये मुझे ढकेल देगी। मैं खुद डरती हूँ, ठीक है, खुद डर रही हूँ समय भाई। इसका मुझे लगता है सोल्यूशन यही है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि शादी से पहले दोनों फैमिलीज कंप्लीट
मम्मी पापा सास ससुर मियाँ बीवी ननद भौजाई जितने हैं सब बैठे, उनकी काउंसलिंग हो और उसके बाद ही शादी हो जाए। इससे क्या होगा कि कमिंग वुड बी सास, उनका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस लिमिट तक इंटरफेयर करना है। बहू के भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा काउंसलिंग से कि मुझे किस लिमिट तक जो है अपनी बातें कहाँ तक कैसे रखनी है। हक सबके पास, और हर कोई हक का ही झंडा लेके चढ़ा रहता है कि मेरा हक है। सास भी कहती कि मैंने घर बनाया, अपनी ज्वेलरी जेवरात गिरवी रख के घर बनवाया था, ये मेरा हक है। तो हक चिल्लाने से सिर्फ होगा क्लैश। और अगर हम, मुझे लगता है काउंसलिंग सेशन जैसा कुछ होना चाहिए, ये मैंडेटरी हो जाए ना, तो आगे रिश्ते जो हैं ये निभ जाएंगे। अब मतलब अगर मैं अपने दादाजी की बात करूँ, इसी पर याद आ गया मुझे कि मेरे दादाजी की शादी हुई और उन्होंने पहली बार अपनी बीवी का चेहरा देखा शादी के बाद, जब उन्होंने घूंघट उठाया था। ठीक। और मेरे दादाजी थे 6 फीट लंबे, हैंडसम, गोरे चिट्टे। जब उन्होंने घूंघट उठाया तो देखा मेरी दादी तिरछा देखती है, साइड आई। अब आज की सिचुएशन अगर ये हो तो आज की जनरेशन क्या करेगी? तुरंत उसी वक्त डिवोर्स धोखा मिला है। लेकिन मेरे दादाजी ने मेरी दादी को जो तिरछा देखती थी उन्हें पलकों पे बैठा के रखा। कभी भी मतलब उनको महसूस नहीं होने दिया कि वो कुछ भी ऐब लेकर आई हैं, बल्कि उन्होंने बिल्कुल जी जान उनके लिए हाजिर कर दिया। और जब मेरी दादी बीमार पड़ती थी तो दादा बीमार पड़ जाते थे, इतना वो फिक्र करते थे। वाह, ठीक है? हाँ, तो ये वो टाइम था। हाँ। क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। उस टाइम पर इतने दिमाग चलता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, तो काउंसलिंग की भी जरूरत नहीं थी। हाँ। आज पूरा ज्ञान सोशल मीडिया से आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक काउंसलिंग सेशन अब मैंडेटरी कर देना चाहिए। आज के लोग काउंसलिंग करवाए ना करवाए, लेकिन शादी करने से एकदम पीछे हो गए हैं। इवन मैं भी पीछे हो गई शादी से। मुझे भी बहुत डर लग रहा है कहीं कोई नीला ड्रम, बाल्टी, कुकर, सीटी या फ्रिज में लेकर बैठा हो। दिखने में सब कुछ अच्छा, बाद में हिसाब निपटा दिया। तो चलिए, हमारी बहुत सारी बातचीत हो गई है। कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, कुछ बातों में जो है बहुत सारे हम लोगों को ट्रोलर्स जो है ट्रोल भी करने वाले हैं। चलिए कोई नहीं, फिक्र नहीं अपने को। अब हमारा आखिरी सेगमेंट रेडी। तो ये है टास्कारा। तो शिवानी जी, जो कि हिडन टैलेंट है, दुनिया इनको अभी तक नहीं जान रही थी, ऐसी कंटेंट राइटर, एक टास्क है मेरे पास। आज हम लोगों ने लड़कियों के बारे में बहुत सारी बात की है। हाँ। और हमने कहा है कि ममाज बॉय को लेकर बड़ा उन्हें वो लगता है कि ममाज बॉय। तो जरा टास्कारा मेरा ये है, आज हम पापा की परियों को देखेंगे। हाँ। और पापा की परियों को देखना। अच्छा, कहते हैं लड़कियां बहुत बोलती हैं, ठीक है ना, चुप नहीं रह सकती। तो टास्क यही है। हाँ। कि दोनों को मुंह फुलाना है और मुंह बंद रखना है पानी पी के, ठीक। और मुंह जिसका पहले खुल गया, हाँ, वो मुक्का खाएगा। ओह माय गॉड। ठीक है। तो पानी की बोतल दी जाए, तो पूरा पानी मुंह में भर लिया। अरे यार, माइक भी गिर गया। हाँ, मैं जीत गई। यार क्या बट्टा उठा दिया मैंने। ये मेरे से कह रहा है इधर मत थूकना, पी जाओ। इधर पूरा सेटअप रखा हुआ है। ओफो, मेरा तो सर था। मैंने देख लिया था कि तुम अब बस फूकने वाली हो।
इसलिए मैंने कंट्रोल किया। ओह, मजा आ गया पापा की परियों को देखे। आइए आइए आइए, आपको स्वाद दिलाया जाए। आइए क्या ये जरूरी था? आइए 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 बीच में इनको। देखिए मैं आपकी पुरानी जानने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हाँ। मेरा कैमरा पर्सन जरा कैमरे के सामने उंगलियां दिखा के बताओ कितने मुक्के मारे जाएं। कैमरा पर्सन कैमरे के सामने उंगलियां दिखा यार के आर्यन तो मेरे दोस्त हो ना। कितने मुक्के मारे जाएं। 0 बोलो। सिर्फ 2? ये तुम दल बदलू हो गया? यार तुमको 2 तो मैंने 0 बोला सोचा था। हुआ था, 2 मैंने सोचा हुआ था। बताओ कितने मुक्के मारे जाएं। क्या 2? 4 मुक्के। ये क्या मल्टीपल्स में बात कर रहा था? ये मेरे कैमरा पर्सन की तरफ से क्या आया है। बात कर रहे हो और मैं कैमरा पर्सन के लिए लॉयल हूँ। ना ना ना, जो वो कहता है मैं वही मानती हूँ, एक बार उसको मार दीजिए ना। क्योंकि पैसे मैं उसको डेमो देखना चाहती हूँ कैसे मारती हैं आप। पैसे उसको कम देती हूँ ना, तो उसकी हर बात मानती हूँ। आओ मैंने भी कभी आपको नहीं लिखा। प्लीज। आओ। आई मम्मी। ओ अरे मम्मी। और ये 4। मेरा बाल सही है? हेलो, मार खाने के ओहो, तो पापा की परियों को देखकर कैसा लगा? मजा आया? अरे इनके चक्कर में पिट गए हम। गाड़ियां मस्त चलाई। अरे उड़ा दी भाई, उड़ा दी गाड़ियां इन लोगों ने। फाइनली हमारा शो आज सुकून और शरारत का ये एपिसोड यहीं पर हम लोग करते हैं अब वाइंड अप। लेकिन शिवानी, एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा आके? बहुत मजा आया मुझे, सच लिटरली बहुत मजा आया। मैं लिटरली नर्वस थी कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, बट आपके सामने तो हर कोई बोल देगा, गूंगा भी बोल लेगा। ये था ज्यादा, थोड़ा सा ये ज्यादा था। मैंने बोल लिया क्योंकि मैं लिखती अच्छा हूँ, हाँ। मैं प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाती हूँ, हाँ। लेकिन आपने मुझे बुलवा लिया। हाँ, ऐसा बोल रही जैसे पहली बार आई हैं ये। मेरे शो के लिए कितनी बार ये लिख चुकी है। कैमरे के सामने बोलना पड़ता है। तो वैसे तो आज एज अ गेस्ट थी, लेकिन हम लोग ऑलरेडी बहुत पुराने यार हैं, पुराना याराना है हो अपना। चुका है हम लोग को, और हम लोग 10 साल तो हो ही हाँ, रहे हैं 10 साल हो धीरे-धीरे। गए। और ऑलरेडी हम लोग कई प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम करते हैं, जहाँ पर मैं प्रेजेंट करती हूँ और ये कंटेंट लिखती हैं। उसके लिए मेरे लिए कंटेंट राइटर का भी काम करती हैं। तो हाँ जी, तो मतलब ये एक्सपीरियंस कैसा था कि ऐसा कंटेंट राइटर तो बहुत वक्त से जुड़े थे, बट पहली बार यहाँ पर सामने सामने कैमरे पे। मैं अभी भी नर्वस हूँ। मुझे लग रहा है कि इसे सपना है ये। अच्छा, ऐसे बहुत बकैती हम लोग कर लेते हैं और वो रैंडम बकैती होती है, लेकिन आज हम लोग माइक पर थे तो थोड़ा सा तुम फील नर्वस, नर्वस। हाँ, बट मुझे हमेशा कैमरे के पीछे काम करने की हैबिट है ना, और आप मुझे कैमरे के सामने उठा लाई, तो वो थोड़ा सा यही तो खासियत है अपने शो की कि दिल अपने धक को धक हो रहा है मेरा। अभी भी अभी हो रहा है, अब तो शो खत्म हो चुका, अब कोई फायदा नहीं है। तो यही खासियत है अपने शो की कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी बकर बकर करने का है चस्का और कुछ टैलेंट है, तो वो अपने शो का स्टार बन सकता है। क्या पता आगे चलकर वो बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, तो मुझे याद रखे। अपना फायदा देख रही हूँ मैं फ्यूचर का। चलो फिर बिजनेस। हाँ, अब वैसे सोशल मीडिया पर किस नाम से हो? शिवानी, शिवी शागा से। शिवी सागा। हाँ। शिवी _ सागा ठीक है। तो बढ़िया लगा होगा आपको भी, अगर तो आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए। और अगर कुछ एडवाइस आप देना चाहते हैं तो एडवाइस दीजिए कि हम और किस तरीके की बकर बकर करें जिस पर आपको मज़ा आए। एंड इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो करें, RJ रफ़त, RAFFAT है, RJ_RAFFAT। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जो भी करना है करें यार, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्यार बढ़ाते रहिए ताकि हम लोग ऐसे ही फैमिली शो लेकर आते हैं, फैमिली शो और पूरा मसाला के साथ आपको परोसते रहे। अब मेरी भी रोजी रोटी चलती रहे। हाँ, भी लिखती रहूं। बस इस शो का कंटेंट इन्होंने नहीं लिखा था। हम दोनों ने मिलकर खराब किया है। एक्चुअली मुझे दूसरे क्लाइंट ने पैसा दिया था। तो चलिए इसी के साथ अब हम यहाँ से लेते हैं इजाजत। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे और अपने सिग्नेचर बाय के साथ। बाय बाय। ओके, थैंक यू, कट करो भाई।